बच्चों आज बात करेंगे एरिया वेक्टर की, जो कि क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले जानना जरूरी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एरिया वेक्टर का, क्योंकि इसके साथ हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ हमारी गॉस थ्योरम जुड़ी हुई है। ठीक है, तो बच्चे समझते हैं कि एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, और एरिया वेक्टर का मतलब क्या ये है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आज समझते हैं इस चीज को। देखो बच्चों, एरिया जो है, अगर हम किसी एरिया की बात कर रहे हैं, किसी प्लेन का एरिया, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम एरिया को डायरेक्शन दे दें, ठीक है, अगर हम एरिया को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप को मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हम कि ये हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, और हमें हमें दिख रहा है कि इसके अलग अलग प्लेन है। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ये भी एक प्लेन है और ये भी प्लेन है। तो इसके पास कितने हैं? 6 प्लेन सरफेसेस हैं। देयर आर 6 प्लेन सरफेसेस। अब अगर हम देखें तो, अगर देखिए कोई भी प्लेन सरफेस है तो उसका कुछ अपना एरिया होगा। भाई देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ कुछ ना कुछ होगी, तो इसका कुछ अपना एरिया होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी लेंथ, तो इसकी कुछ ब्रेथ होगी, इसका कुछ अपना एरिया होगा। तो इस तरीके से हर प्लेन का कुछ अपना एरिया होगा। तो अब इसके 6 प्लेन हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एरिया वेक्टर्स होंगे। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे एरिया वेक्टर। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। आपको जिस प्लेन का निकालना है एरिया, आप उस पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, और आउटवर्ड ड्रॉप कर दीजिए। जैसे अगर मैं इस प्लेन सरफेस की बात करता हूं, तो इस प्लेन सरफेस पे आप एक एक एरिया वेक्टर, ठीक है, या डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं इसको हम लोग, तो यहाँ पे आपने एक नॉर्मल ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में बना दिया आपने। तो ये जो आप एक एरो दिखा रहे हैं, जो हम आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, ये जो वेक्टर है एक्चुअल में ये एरिया वेक्टर कहलाता है इसका। तो ये कैसा है? प्लेन पे नॉर्मल और आउटवर्ड है। प्लेन पे नॉर्मल मतलब प्लेन पे होना चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस वाले सरफेस की, तो नीचे वाले सरफेस के लिए देखिए बच्चों, ए वेक्टर हमारा ये होगा जो डाउनवर्ड दिख रहा है आपको। ठीक है, मतलब कि इसके लिए ऊपर की साइड है, और क्योंकि ये सरफेस नीचे है तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, तो इसका एरिया वेक्टर ये रहेगा आपका। ठीक है, अगर हम बात करें इस सरफेस की, तो इसका ये रहेगा एरिया वेक्टर। ठीक है, इस प्लेन के लिए देखिए ये रहेगा एरिया वेक्टर, और इस प्लेन के लिए ये रहेगा एरिया वेक्टर। तो यानी कि हर एक प्लेन का अपना अलग एरिया वेक्टर है। तो प्लेन पे नॉर्मल होना चाहिए एरिया वेक्टर, एंड इट शुड बी आउटवर्ड। ठीक है, हालांकि 2 डायमेंशन अगर है कोई चीज, अगर कोई कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन है, तो वहां पर एरिया वेक्टर आप इनवर्ड आउटवर्ड कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो 3 डायमेंशन जहां पे बॉडीज आएंगी, वहां पर तो आपको हमेशा आउटवर्ड ही लेना है। ठीक है, बाकी एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन पे होता है नॉर्मल। ठीक है, अगर कोई 1 डायमेंशन है तो 1 डायमेंशन का कोई एरिया वेक्टर नहीं होता है। ठीक है, वहां की बात हम नहीं करेंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है हमें। तो अब देखिए बच्चों, समझते हैं यहाँ पर हम कुछ डायग्राम में। जैसे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ डायग्राम, डायग्राम नंबर देखिए, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो है, यहाँ पे आपको एक एक्स वाई जेड, ये 3 डायमेंशन दिख रही हैं आपको। एक्स वाई जेड एक्सिस दिख रहे हैं आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और इसमें ये एक 2D बॉडी रखी हुई है 2 डायमेंशन में। तो ये बॉडी रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में। अब देखिए बॉडी जो रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में, देखो इसको रखने का तरीका क्या है। देखो इसको हमने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करके। देखिए इसका प्लेन, इस 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट का प्लेन और जो हमारा एक्स वाई प्लेन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही प्लेन में है। मतलब ये एक्स वाई प्लेन में रखी गई है। ठीक है, ये तरीका है रखने का इसको। तो अब हमें ये पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो होता है हमेशा प्लेन पे नॉर्मल और आउटवर्ड। तो ये रहा आपका प्लेन, और ये रहा इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर मैं इसका, अगर पूरा मैं एरिया फाइंड आउट कर लूं और उसको अगर मैं डायरेक्शन दे दूं, तो यहाँ पर मैं एरिया को लिख सकता हूं। आई कैन राइट एरिया इक्वल टू, देखिए दोनों साइड बराबर है, तो बी हो जाएगा बी स्क्वायर। अब डायरेक्शन देनी है इसको। ठीक है, तो उसके लिए यूज करेंगे यूनिट वेक्टर। देखो बच्चों, एक्स वाई प्लेन में है ये। अब एक्स वाई प्लेन में जब होता है और आप उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो आपने
यहाँ पर b इंटू बी किया है और आपने इसको परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत जरूरी है ये समझना कि अगर हम दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है, और अगर हम दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको आप स्केलर भी कहते हैं। ये सारे कंसेप्ट आपके क्लास 11th में है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से उसका हम यूज करते हैं। अब अगर देखिए तो b इंटू बी कर रहा हूं मैं, दोनों साइड्स कैसी है, परपेंडिकुलर है, मल्टीप्लाई किया मैंने, तो जब भी मैं परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, a क्रॉस b इक्वल टू a मॉड b साइन थीटा इंटू एन कैप। तो एन कैप मतलब डायरेक्शन आ गई। तो एन कैप की डायरेक्शन कहाँ होती है, दोनों जो दो साइड जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिन दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखो बच्चों, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया वो क्या है, ये वो साइड ये और ये है। अब देखिए इस प्लेन, ये प्लेन कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई में, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है, तो वो ये है जेड। ये कहाँ पे होगा, ये आउटवर्ड होगा, बोर्ड से बाहर की साइड होगा ये। तो जेड एक्सिस में कौन से वेक्टर लेते हैं आप, के कैप लेते हैं, तो राइट हियर के कैप। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी हमारी एरिया वेक्टर की, वो आएगी हमारी आउटवर्ड, ठीक है, और वो आएगी हमारी के कैप, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम आते हैं इस वाले डायग्राम में आते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। तो इसमें जो प्लेन है हमारा वो वाई जेड में रखा हुआ है, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है, वो एक्स एक्सिस है। तो हम निकालेंगे एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और अब वाई जेड के परपेंडिकुलर एक्सिस ढूंढना है, तो वो एक्स एक्सिस है, तो उसमें हम लेते हैं यूनिट वेक्टर आई कैप। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, वो होगी अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड वी टेक दैट एक्सिस एंड वी टेक दैट यूनिट वेक्टर आई कैप। तो यहाँ पे आई कैप डायरेक्शन कहलाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं नंबर 3 पे। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो एक्स वाई जेड एक्सिस है, वहां पर जो हमारा जो एक सर्कल कह लीजिए, रिंग कह लीजिए, रिंग रखी हुई है एक, और वो रखी हुई है एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। अब मैं यहाँ निकालना है एरिया, तो यहाँ पर देखिए एरिया क्या होगा, एरिया सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या लेंगे हम, एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई एक्सिस होगा ऑब्वियसली, तो वी राइट इट जे कैप, ठीक है। हालांकि प्लस जे कैप माइनस जे कैप भी आप ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 डायमेंशन में आप इनवर्ड या आउटवर्ड कहीं भी ले सकते हैं एरिया वेक्टर को, ठीक है। 3 डायमेंशन में हमें हमें आउटवर्ड ही लेना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम तीनों डायग्राम में समझ सकते हैं कि हमें एरिया वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करना है। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है एरिया वेक्टर का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जरा, चलिए जो अब हम बात करेंगे कि अगर क्यूब के फेसेस का, देखिए क्यूब में 6 फेसेस है, ठीक है। तो हम उन 6 फेसेस पे सबका अलग अलग एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये क्यूब नहीं है, पर फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये क्यूब रखा हुआ है, तो ये वाला जो इसका फेस है, इसका ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, ठीक है। और इस वाले फेस का इधर हो जाएगा, इस वाले फेस का इधर हो जाएगा, इस फेस का इधर हो जाएगा, इस फेस का यहाँ हो जाएगा, और इस फेस का पीछे की साइड हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम में दिखाना पॉसिबल नहीं है सारे फेसेस को, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इसलिए। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, यहाँ पर ये हो गया एरिया वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया एरिया वेक्टर, यहाँ पर ये हो गया एरिया वेक्टर। तो इस तरीके से जितने फेस हमें दिख रहे हैं सबका एरिया वेक्टर हम ऐसे निकाल सकते हैं, उनके प्लेन पे परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें, बात करते हैं बच्चों हम लोग जरा, एक अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, ये सॉलिड स्फेयर है, अगर हमें इसका निकालना है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इसके केस में देखो, स्फेयर अगर कोई है, स्फेरिकल बॉडी है ना, तो स्फेरिकल बॉडी के लिए हमें जानना जरूरी है कि उसका सेंटर कहाँ पर है। तो सेंटर को हम कहीं यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर मिल गया हमें। अब सेंटर मिल गया, तो सेंटर से, क्योंकि देखो एरिया वेक्टर होता है सरफेस पे परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। तो अब अगर हमें यहाँ से, अगर हमें इस सरफेस पे खींचना है,
एक एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, लेकिन वो कहाँ से ड्रॉ किया जाएगा, वो ड्रॉ किया जाएगा सेंटर के साथ, क्योंकि स्फेयर पर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर तभी होगी जब वो सेंटर से ड्रॉ की गई होगी, ठीक है, यहाँ से। ऐसे ही यहाँ से बनाएंगे आप, तो ये भी कहलाएगा आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। इधर से आपका ये भी कहलाएगा आपका एरिया वेक्टर, ठीक है, क्योंकि सब कहाँ से आए हैं, सब सेंटर से ज्वाइन किए गए हैं। ये हो गया एरिया वेक्टर, इधर से ये हो गया आपका एरिया वेक्टर, इधर से यहाँ हो गया एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे कहीं से भी बना सकते हैं आप एरिया वेक्टर, मतलब लेकिन लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो सेंटर से जानी चाहिए स्फेयर के, तभी वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, ये कंडीशन है। तो इस तरीके से स्फेयर का भी आप एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिलेंडर की, ठीक है, मान लेते हैं कि ये सिलेंडर है, ठीक है, और हमें अगर इसका निकालना है हमें एरिया वेक्टर, तो सिलेंडर के पास बच्चों तीन सरफेस होते हैं। ये प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, और जो ये दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में ये कर्व सरफेस है, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ देखेंगे आप मार्कर में, जैसे ये है, ये सिलेंडर है, तो ये देखिए इसका प्लेन सरफेस है, ये इसका प्लेन सरफेस है, और ये क्या है, ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है। तो प्लेन सरफेस पर देखो ये रहा एरिया वेक्टर नॉर्मल, तो इसका इधर वाले का एरिया वेक्टर ये होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर की साइड होगा, और प्लेन और ये जो कर्व सरफेस है, कर्व के लिए आप चाहे ऐसे ले लीजिए एरिया वेक्टर, चाहे यहाँ मान लीजिए, चाहे यहाँ मान लीजिए, जहां पर भी चाहे आप वहां पर भी मान सकते हैं, बट रहेगा इस पर नॉर्मल और आउटवर्ड। तो सिलेंडर हैज टू प्लेन सरफेस एंड वन कर्व सरफेस, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पर ये प्लेन सरफेस है, ये रहा एरिया वेक्टर, यहाँ पर ये प्लेन सरफेस है, ये रहा एरिया वेक्टर, यहाँ पर ये कर्व सरफेस है, तो ये रहा एरिया वेक्टर, और इसका आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सिलेंडर के लिए हो गया आपका, ठीक है, एरिया वेक्टर का डायग्राम। ये स्फेयर के लिए हो गया है, और ये आपका क्यूब के लिए हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग ज्योमेट्रिकल बॉडीज के लिए आप उनका एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों देखो, बहुत जरूरी था समझना कि एरिया वेक्टर कैसे हमें समझना है, कैसे उसको ड्रॉ करना है, क्योंकि आगे जो टॉपिक आने वाला है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और गॉस थ्योरम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एरिया वेक्टर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चैप्टर में, टॉपिक में, कि जहां पर एरिया वेक्टर में ही मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। तो करते हैं इसको आगे कंटिन्यू। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं हम अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि फ्लक्स होता क्या है। तो फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज का फ्लो, ठीक है, वो एयर का फ्लक्स हो सकता है, वो वाटर का फ्लक्स हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई चीज किसी एरिया से पास हो रही है तो उसका एक फ्लो चल रहा है, उस फ्लो को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब वो फ्लो जो है वो इस बात पर डिपेंड करेगा ही करेगा कि कितने एरिया से वो चीज पास हो रही है, ठीक है। लाइक अगर हम बात करते हैं कि वाटर के फ्लक्स के, तो वाटर किसी पाइप से पास हो रहा है, किसी सर्कल से पास हो रहा है, या किसी एरिया से पास हो रहा है, तो उसका जो एरिया है उस ऑब्जेक्ट का जहां से वाटर निकल रहा है, तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा। तो फ्लक्स कोई भी हो, इसमें बेसिकली पहले तो दो चीजें डिपेंड करती हैं। एक तो आता है कि भाई कि जो जो ऑब्जेक्ट है या जो जो मटेरियल है वो जो फ्लो कर रहा है वो, और जिससे फ्लो कर रहा है उसका एरिया कितना है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एक हमारे पास, भाई किसी, हम बोलते हैं किसी सरफेस से अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो एरिया है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उसमें हम बोलते हैं कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली, यानी किसी एरिया से नॉर्मली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं वो उसका फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है हमको हमको उस एरिया से मतलब है जहां से वो फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, और हमने बोला है कि नॉर्मली पास होनी चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर एरिया के साथ नॉर्मली पास हो रहा है, तब तो हमें केवल दो चीजें मतलब है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक एरिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों
नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया के नॉर्मल नहीं है, उस केस में फिर हमें एक एंगल का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसे बोलते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। डायरेक्शन को भी फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो समझते हैं पहले कि किस तरीके से इसको हमें समझना है। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ये एक एरिया है कोई इस तरह का, ठीक है। ये एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस करके जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, दीज आर सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये आपको दिख रहा है एक एरिया, ठीक है। एरिया जो है यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया है वो दिखाया है इस तरीके से। देखिए आप, ऐसे है ये प्लेन, ऐसे नहीं है बच्चों, ये तरीका अलग है, ऐसे नहीं है, ऐसे रखा हुआ है प्लेन, और ये रहा इसका, ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहाँ से क्रॉस कर रही है। तो अभी देखिए, अगर हम लोग तो एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं वो नॉर्मली पास हो रही हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें, देखिए ये हो गया प्लेन, ये आप इसको मान लीजिए, जो ऑरेंज कलर की चौक आप देख रहे हैं इसको मान लीजिए आप एरिया वेक्टर, और ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और जो एरिया वेक्टर है वो दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यानी एरिया वेक्टर अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूं तो वो होता है प्लेन पे नॉर्मल। देखिए ये रहा एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर, ठीक है। आप एन कैप भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, और ए के ऊपर वेक्टर लगा के ऐसा भी यूज कर सकते हैं। तो एरिया वेक्टर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यानी इनके बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एरिया पे नॉर्मली पास हो रही है, मतलब कि ऐसा एरिया है और इस तरीके से फील्ड लाइन उसको कट करते जा रही है। तो ऐसे केस में अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, देखिए फाई ई जो है वो सिंबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और एरिया को, जो इस प्लेन का एरिया है, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और एंड वी कॉल इट कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर एरिया के साथ नॉर्मली पास हो रहा है, वहां पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर केस ये नहीं है, ठीक है, एक केस ये हो गया। अगर केस अलग है, मान लेते हैं कि हमारे पास एरिया ऐसा है, ठीक है, ये प्लेन हो गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी इस तरीके से क्रॉस कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो प्लेन है, जो प्लेन पर जो हमारा एरिया वेक्टर है, देखिए एरिया वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एरिया वेक्टर के लिए प्लेन पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज द एरिया वेक्टर, ठीक है। वही प्लेन पे नॉर्मल, ठीक है। तो यहां पर अभी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एक एंगल थीटा बनता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के साथ नॉर्मल नहीं है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर तो होगा प्लेन पे नॉर्मल, तो यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा इनके बीच में। अब लेकिन हम जो हमने किया था, वो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे। देखिए यहाँ पर इनके बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो हमने यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर दिया। यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वो लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग है। तो बच्चों ये सबसे मेन कंसेप्ट है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वो लेना है जो एरिया वेक्टर कैसा है, अलोंग है। तो एरिया वेक्टर हमारा ये है। अब क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बनाएंगे अलोंग द एरिया वेक्टर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बनाएंगे अलोंग द एरिया वेक्टर, तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये थीटा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बनाएंगे आप अलोंग द एरिया, तो क्या हो जाएगा वो ई कॉस थीटा। भाई ये देखिए ट्रायंगल बनाएंगे पूरा आप इसको, तो ये बेस क्या लाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होगा कंपोनेंट आपका ई कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसे, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप लिखेंगे ई कॉस थीटा इंटू ए, तो ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और इसे ही आप ऐसा लिख सकते हैं, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आया उस केस में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, तब आपको ये काम करना पड़ेगा।
तो सब सिचुएशन से आपको मैं समझाऊंगा कि सारी सिचुएशन अलग अलग एंगल पे क्या फ्लक्स तुम्हारा बन के आएगा, सबकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं कि क्योंकि ये हमारे पास देखिए क्या है, एक बात सोचने वाली है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को मल्टीप्लाई तब किया है जब वो सेम डायरेक्शन में है, नहीं है तो उनको कर लिया सेम डायरेक्शन में वही, अगर नहीं है ना तो उनको करना पड़ेगा सेम डायरेक्शन में, तो करा सेम डायरेक्शन में, अब मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमारा प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होगा। जब भी हम दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा स्केलर होगा, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो फ्लक्स आएगा इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी बच्चों, ये स्केलर होगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो वी कैन राइट ई डॉट ए, तो इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ई डॉट ए फ्लक्स का फॉर्मूला है, ओपन करेंगे ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये थीटा का कंसेप्ट है, ध्यान से समझना है चीजों को क्योंकि आगे जाकर फ्लक्स के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर ये जो एंगल थीटा है यही आपसे मिस्टेक्स करा देगा। इसको बहुत स्मार्टली जो क्वेश्चन बनाता है बहुत स्मार्टली इस थीटा को यूज करता है और बच्चों से मिस्टेक्स कराता है। देखिए इसके बाद मैं आपको अभी और दूंगा एग्जांपल, ठीक है। अब अगर पेपर में ये आता है कि भाई डिफाइन करिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the number of electric field lines passing the area normally, ठीक है। ये जो है यही बच्चों एग्जैक्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली मतलब इस केस की बात कर रहे हैं जहां पर नहीं होगा नॉर्मली, वहां पर नॉर्मल बना लेंगे बच्चों, वहां पे ऐसा कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को तोड़ लेंगे, ठीक है। तो करना पड़ेगा, बट हमें कंसेप्ट यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि एरिया को और इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों को सेम डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं है तो कर लेंगे ऐसा, ठीक है। कंसेप्ट ही यही है इसका, ठीक। अच्छा, तो अब एक दूसरे एग्जांपल में देखो आते हैं, आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए एक एग्जांपल और है, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, देखिए अगर मैं कहूं आपसे कि मैंने जो एक ये एक्स एक्सिस लिया है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये जो है ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ऐसे लिया हुआ है। और जो जो एरिया है मेरे पास, जो प्लेन है, वो प्लेन हमने मान लीजिए यहां पर ऐसे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है हमने प्लेन, ये प्लेन है, ठीक है। तो इसकी साइड कुछ ले सकते हैं, चलिए साइड बी मान लेते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग द जेड एक्सिस, और प्लेन का रखा हुआ है, प्लेन है एक्स वाई एक्सिस में, मतलब प्लेन देखिए ऐसे रखा हुआ है, देखिए ऐसे रखा हुआ है प्लेन, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे। तो प्लेन अगर ऐसा रखा हुआ है, एक बात सोचने वाली है, अगर प्लेन एक्स वाई प्लेन में है तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ये आउटवर्ड। तो एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल कौन सा हुआ, जेड हुआ, जेड एक्सिस हुआ ना बच्चों। और जेड एक्सिस में और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, वो भी तो जेड एक्सिस में ही है, देखो, अरे ये रहा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, जेड एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। मतलब कि यहाँ पर दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है वो कैसे हैं आपस में, वो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि इस तरह का प्लेन है, ये रहा एरिया वेक्टर, यही रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है
तो यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आप बहुत इस इजीली निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ई है, एरिया हो जाएगा इसका साइड का स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा फ्लक्स ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं चीजों को। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चों, एक हमने एग्जांपल और लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ इस तरह का प्लेन दिया है, ठीक है, और ये दिया है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से दी हुई है, उधर राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और हमें इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। एरिया ए मान सकते हैं इसका हम। ठीक है, तो एरिया ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई है, मान लीजिए स्ट्रेंथ ई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और हमें इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब अगर आप फाइंड करेंगे इस सिचुएशन में, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ क्या लेंगे बच्चों, देखो थीटा जो है, तो देखो ये हमारा प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन का तो एरिया वेक्टर रहा आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में, बाहर की साइड होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पर है, वो तो इधर की साइड है भाई। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है ना भाई, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इस तरीके से। देखो देखो बच्चों, ये रहा हमारा एरिया वेक्टर प्लेन पे नॉर्मल, और ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखिए एरिया वेक्टर में ये क्या है, एरिया वेक्टर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना बन रहा है एंगल, 90 बन रहा है। तो यहाँ पर लगाएंगे आप इंटू कॉस 90, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, वही समझते हैं कि जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद प्लेन ऐसा है तो इधर ही होगा एरिया वेक्टर, और ये प्लेन जो है इस बोर्ड के प्लेन के पैरेलल है, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड लिया जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लिया जाएगा, तो 90 बनता है एंगल। तो यहाँ पर फ्लक्स हमारा 0 आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है, जिनमें टीचर्स अक्सर आपको कंफ्यूज कर देते हैं क्वेश्चन इस तरह से बना के। ठीक है, तो एक केस हमारा ये होता है। ठीक है, एक अभी इसकी जरा हम बात भी कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल जरा इसका अभी हम और लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसकी यूनिट की बात करेंगे, क्या होता है यूनिट वगैरह। ठीक है, देखिए चलिए देखो बच्चों, इस डायग्राम में क्वेश्चन ये है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से पास हो रही हैं, और ये थीटा एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। मान लीजिए एरिया ए है इसका, तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ई ए कॉस थीटा होगा, या ई ए साइन थीटा होगा, ई ए साइन स्क्वायर थीटा होगा, या ई ए कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, बच्चे फटाफट ई ए कॉस थीटा देखते ही इस पर टिक कर देते हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। भाई थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। देखो बच्चों, ये एरिया ना ऐसा है, एरिया है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ऐसा है, तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये रहा एरिया वेक्टर, यानी कि इसका जो एरिया वेक्टर बनाया जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ये एरिया वेक्टर इसका ऐसे बनाया जाएगा, दिस इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, ऐसे दिखा लीजिए आप चाहे तो, एरिया वेक्टर, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें एंगल क्या किसका देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में देखना है। तो थीटा, थीटा ये नहीं, थीटा यहाँ से भले ही दे रखा है उसने आपको, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल किसके साथ है, प्लेन के साथ है। हमें निकालना है एरिया वेक्टर के साथ में। तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारे पास, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ये देखिए टोटल कितना होगा, ये 90 होगा, थीटा ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो आप लगाएंगे आंसर ई ए कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो क्या आ जाएगा आंसर, ई ए कॉस, सॉरी ई ए साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन। तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स यहाँ बच्चे कर जाते हैं, समझते नहीं है जल्दबाजी में, तो ये भूल जाते हैं कि थीटा किसके बीच का एंगल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, अब बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग जरा यूनिट की। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिट ऑफ फ्लक्स। देखिए, तो फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, थीटा का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर यूनिट के केस में,
तो E इंटू ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा फोर्स के लिए, देखिए फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, तो E होता है F बाई क्यू, तो F अपॉन क्यू। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो हम अगर ये की स्केलर है वेक्टर, तो हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर कोई एरो नहीं आएगा, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस चीज को भी हमें याद रखना है। बहुत से बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं, वो समझते हैं कि वेक्टर लगा हुआ है तो शायद इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर है, पर नहीं है, क्योंकि वेक्टर तो इन दो क्वांटिटीज पे है, ई और ए पे है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा स्केलर प्रोडक्ट ही मिलता है हमें, ठीक है। तो इसलिए ये एक इसकी क्वांटिटी है और ये इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, अगर चाहें तो डायमेंशन चलिए निकाल लेते हैं। तो अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी आ जाएगी, बहुत इजी है। न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा mlt माइनस 2, ठीक है, और एरिया के लिए क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। चार्ज होता है आई टी, यूजुअल टू आई टी, तो ए इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, तो ये जाएगा एम एल क्यूब, और ये टी पावर 1 है, ऊपर जाएगा टी पावर माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो इस तरीके से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। क्या कर लेते हैं एक बार, एम एल क्यूब टी माइनस 3, ठीक है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ए माइनस 1, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन आ गई है। कई बार आजकल पेपर में डायमेंशन भी पूछ लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो डायमेंशन भी आ सकती है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक, ठीक है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव कब होता है, ठीक है। जीरो हमने देख लिया, इलेक्ट्रिक जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की जरा बात करेंगे। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे हम पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स। देखिए, तो फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा और फ्लक्स नेगेटिव कब होगा, इसकी बात करते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन है आपका, देखिए मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। जो ब्लैक पेन दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया को जो क्रॉस कर रही हैं, तो वो परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं कि इस प्लेन का एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका इस नीचे वाले प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए ऐसे करके होगा इसका एरिया वेक्टर, नीचे की साइड देखिए एरो, देखिए पेंसिल वाला जो है ना, ये पेंसिल है, ये एरिया वेक्टर है। पेन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर साइड जा रहा है और एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है, तो दोनों में कितना बनेगा एंगल, 180 डिग्री बनेगा। तो 180 अगर एंगल बनेगा, अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लूँ और एरिया ए मान लूँ, तो फॉर्मूला क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है -1, तो कितना आया फ्लक्स, ए इंटू ए आया माइनस का, ठीक है। चलिए, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करती हुई यहाँ पे आएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। अब ये रहा इस प्लेन का, ये रहा एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अब देखिए कितना बना एंगल, थीटा बना 0 डिग्री। तो अगर थीटा बना 0 डिग्री तो फ्लक्स कितना आएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, दैट इज ई इंटू ए। तो ये फ्लक्स कैसा आया, पॉजिटिव, और ये फ्लक्स कैसा था, इट वॉज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स का कंसेप्ट ये है, ठीक है। जरा इसी चीज को एक बार हम लोग डायग्राम से भी समझते हैं। यहाँ समझ लीजिए एक बार, देखिए ये प्लेन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ ई है, ठीक है, क्रॉस करती है और ये इसको यहाँ से पेनिट्रेट करती हुई बाहर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर हम इस एरिया की बात करेंगे बच्चों, तो देखिए इस एरिया के लिए एरिया वेक्टर ये रहा आपका, क्योंकि ये नीचे वाला प्लेन है, तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर,
तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, थीटा इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो ई ए कॉस 180, तो फ्लक्स आपका आएगा माइनस का ई इंटू ए, क्योंकि कॉस 180 होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव फ्लक्स हुआ यानी यहाँ पर, यानी कि इसे हम बोलेंगे नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है, नेगेटिव फ्लक्स कहेंगे इसको हम लोग इस सिचुएशन में। अगर हम यहाँ की बात करें ऊपर वाले एरिया की, देखिए ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया, और ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ठीक है, ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ये, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देख लीजिए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर आप फ्लक्स निकालते हैं तो E इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, तो फ्लक्स कितना आएगा, E इंटू ए आएगा। तो ये फ्लक्स कैसा आया, पॉजिटिव, और ये फ्लक्स कैसा आया बच्चों, नेगेटिव आया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो फ्लक्स था आपका वो नेगेटिव था, और यहाँ फ्लक्स कैसा आया आपका, पॉजिटिव आया। तो ये आपका हुआ पॉजिटिव फ्लक्स, और ये हुआ आपका नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है। और फ्लक्स जीरो कब होता है, बताया था मैंने आपको कि अगर 90 बन जाए एंगल किसी तरीके से, ठीक है। जैसे अगर इसी केस में अगर आप इस वाले प्लेन से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इस वाले प्लेन का इधर आएगा एरिया वेक्टर, इधर की साइड आएगा, यहाँ पे इधर की साइड, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा एरिया वेक्टर, तो एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। यहाँ फ्लक्स जीरो हो जाएगा आपका, यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स कैन बी जीरो, फ्लक्स कैन बी नेगेटिव, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। तो फ्लक्स जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, बट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैज नो डायरेक्शन। जैसे एक रूम के अंदर एयर आ रही है, तो विंडो से आ रही होगी, जब एयर आ रही है तो डायरेक्शन है उसके पास। विंडो कैसे लगाई है उसकी भी एक डायरेक्शन है, हमने कहाँ लगाई है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। बट जो उससे एयर एक बार अंदर आ गई तो वो उस रूम को कंटेन कर लेती है, फिर वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, फिर उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एंगल को समझना। आई थिंक मैंने आपको हर तरीके से, अलग अलग तरीके से मैंने समझा दिया आपको कंसेप्ट एरिया वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, किस किस तरीके से एंगल बन सकते हैं, कहाँ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ बताने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये कंसेप्ट जो है अब बच्चों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम गॉस थ्योरम जो टॉपिक है वो इससे जुड़ा हुआ है, तो हम गॉस थ्योरम को डिस्कस करेंगे, और गॉस थ्योरम में आप देखेंगे कि यहीं से सारे टॉपिक जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो अभी कुछ न्यूमेरिकल भी इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, वो हम अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए बच्चों अब बात करेंगे कि भाई अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होती है। नॉन यूनिफॉर्म में कुछ इस तरह की फील्ड लाइन हो सकती है। देखिए यहाँ पे कहीं चार्ज रखा होगा सेंटर पे, और चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड ऐसे निकल रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत बच्चे इसको यूनिफॉर्म समझते हैं पर ऐसा नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ये एरिया ds है ना, ऐसे यहाँ पे ये एरिया क्या है ds, ये एरिया क्या है ds, और क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है तो जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा इस पे नॉर्मल, तो हर जगह एंगल 90 बनाएगा इसके साथ में। तो एंगल हमें पता है कांस्टेंट है क्योंकि सिमेट्री बन रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया आपका ds, एरिया वेक्टर, एरिया हो गया इसका एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फ्लक्स निकालें तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा हमारा टोटल फ्लक्स, क्योंकि हम बहुत छोटा सा एरिया मान रहे हैं तो फ्लक्स भी स्मॉल आएगा, तो d फाई आएगा फ्लक्स हमारा। और सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इन सारे जितने भी हमने ds लिए हैं एरिया एलिमेंट, ठीक है, इन सबसे फ्लक्स को आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा E डॉट ds, ठीक है, फिर दूसरे के लिए E डॉट ds, प्लस तीसरे के लिए, इस तरीके से जितने भी है सबको हम ऐड कर लेंगे। तो फाइनली
हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से डी हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, मतलब डी हटाने के लिए करेंगे हम इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से डी हट जाएगा आपका फाइव हो जाएगा ये, तो फाइव हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये क्लोज जो लगाया मैंने इंटीग्रेशन, ये पूरी सरफेस के लिए हो जाएगा हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में आ जाएगा ई डॉट डी एस। जहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर बच्चों हम ई डॉट डी एस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। यानी छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई करा और सबको जोड़ लिया। तो ये तरीका होता है इंटीग्रेशन वाला मेथड, जहां पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन फिगर्स, ठीक है। तो इसमें हमें एक सिलेंडर दिया था, ठीक है, और इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये पूछा गया था हमसे। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था 50 एक्स आई कैप, एरिया था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है ये इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया था इसका हमें, ठीक है। तो हमने देखा कि साइड जो है इसकी 1 मीटर है और जो लेंथ है मतलब सिलेंडर की 1 मीटर है, और सिलेंडर जो रखा गया है ओरिजिन से वो 1 मीटर पे रखा गया है। तो हम ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंडेंट होता है, तो वहाँ पे बच्चों उसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बदलेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, ये यूनिफॉर्म नहीं है हमारा। अब हमें एरिया पता है तो कोई इशू नहीं है। अब क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं लेफ्ट फेस पे कितना फ्लक्स होगा। तो लेफ्ट फेस पे देखिए एरिया वेक्टर लिया है मैंने इधर की साइड, आउटवर्ड होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, एंगल बनेगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने फ्लक्स निकाला ई ए कॉस 180, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक्स करके दिया था यहाँ पर एक्स के साथ, तो ओरिजिन से जो लेफ्ट फेस है वो 1 मीटर पे दिया हुआ है, तो यहाँ 1 लगा दिया, ठीक है। तो एरिया हो गया 50 दिया है वहां पर क्वेश्चन में, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा उसको हमने। तो 1 सेंटीमीटर में देखो बच्चों, 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएंगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। वो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो गया आपका -2500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ से राइट में निकाला हमने फ्लक्स, तो आ गया ई ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए राइट में जब निकाल रहे हैं ना आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही दिया है, बट जो एरिया वेक्टर कैसा दिया है, इस पे प्लेन पे दिया है नॉर्मल आउटवर्ड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा यहाँ पे कितना है हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, तो ई ए कॉस 0 डिग्री दैट इज 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 5000, क्योंकि देखो जो ई है ना यहाँ पर हमारा, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ तक तो हो गई 1, फिर क्योंकि यहाँ निकालना है आपको तो 1 और लेंगे आप, भाई 1 ये साइड इसकी लेंथ है ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको हमने डबल कर दिया है, तो ये आ गया हमारा 5000, ठीक है। अच्छा, अब हमने दोनों को ऐड कर लिया, टोटल फ्लक्स 5 लेफ्ट प्लस 5 राइट ऐड करा, तो ये हमारा आ गया 2500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरीके से आप फ्लक्स को निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज और पूछता है कि नेट चार्ज कितना है। तो नेट चार्ज का अगर पूछा जाता है आपसे, तो आप लगाएंगे फॉर्मूला फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है गॉस थ्योरम में, इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गॉस थ्योरम में तो यहाँ से अगर क्यू निकालना है तो फाई ई इंटू हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट। तो फाई अभी निकाला है आपने 2500, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इंटू करके जो आंसर आएगा आपका वो कूलम में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स।